नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि दिल्ली से हो रही है। आपको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर ये मुलाकात सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं कि प्रदेश में चेयरमैन समेत कई पदों पर नियुक्तियां होनी है और इस वजह से इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुष्यंत चौटाला इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए, इससे पहले आपको याद होगा कि जेपी नड्डा से भी इनकी मुलाकात हुई थी और इसको इस लिहाज से भी देखा जा रहा है क्योंकि बीते दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद थे तो उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके तुरंत बाद दुष्यंत चौटाला का वहां पर पहुंचना, दुष्यंत चौटाला का मुलाकात करना, इस मुलाकात के अपने मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल काफी तेज और इसको लेकर अपनी बात वहां पर रखते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। शाह से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात, हरियाणा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत, प्रदेश में चेयरमैन समेत कई पदों पर नियुक्तियां होनी है और इसको लेकर भी वो अपनी बात रखते हुए साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए। उधर कोरोना चुनौती और अवसर पर सीएम ने संवाद किया, प्रदेश के युवाओं से संवाद किया गया। कोरोना के खिलाफ हरियाणा ने अच्छी लड़ाई लड़ी, इसका उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को दूर कर नौकरियों में पारदर्शिता लाएं। हर परिवार का बनाया जाएगा पहचान पत्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान ये कहते हुए सीएम ने युवाओं के साथ संवाद किया। विकास की पटरी पर हरियाणा और इस दौरान तमाम बड़ी बातें जिसका जिक्र करते हुए सूबे के मुखिया मनोहर लाल। कोरोना चुनौती और अवसर पर दरअसल सीएम ने संवाद किया, प्रदेश के युवाओं से ये संवाद। हरियाणा में भी मार्च में जब कोरोना आया उस समय तक हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आहट हुई हमने सब प्लानिंग उस हिसाब से की और सारा एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो आह्वान किया समाज के सब लोग, संस्थाएं, वॉलंटियर्स सब लग गए इस कोरोना जैसी घातक बीमारी को कैसे इसकी लड़ाई लड़नी है। हमने उसकी प्लानिंग के आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि जैसे सारे दुनिया में भारतवर्ष का काफी एक अच्छा स्थान है इसके मुकाबला करने में, वैसे ही भारतवर्ष में भी जो प्रमुख प्रदेश हैं बड़े बड़े, उनके अंदर हरियाणा का भी एक अच्छा स्थान है उसको मुकाबला करने में। आज हमारा जो स्थान है टॉप में, अगर महाराष्ट्र की स्थिति खराब है तो हमारा 11वें स्थान के ऊपर ये सारी कोरोना की रिकवरी का विषय है या व्यवस्थाओं का विषय है, लॉजिस्टिक्स का विषय है, इसमें 11वां हमारा स्थान है। हम और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की डेट में 4800 एक्टिव पेशेंट्स है हरियाणा में। इसमें जो स्पीड है अभी हमारी कोरोना टेस्टिंग की, वो टेस्टिंग लगभग 10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। इस संख्या को और हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लैब्स और खोलना चाहते हैं ताकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो उतना ही, अगर कोरोना पॉजिटिव है भी सही तो उतना ही उनकी रिकवरी का भी समय लगता है। हरियाणा में भी मार्च में और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी बॉलीवुड से नजर आ रही है जहां पर ऐश्वर्या और आराध्या में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड में परेशानी का माहौल, क्योंकि कल ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और उसके बाद हालांकि शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी ऐश्वर्या और आराध्या की वो नेगेटिव थी, लेकिन आपको ये बताएं कि अब दोनों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि जया बच्चन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, लेकिन एक तरीके से अमिताभ बच्चन सदी के महानायक का पूरा परिवार इस वक्त कोरोना से इन्फेक्टेड है, जया बच्चन को छोड़कर। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको इसके बारे में जरा बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए बच्चन फैमिली का रिपोर्ट कार्ड। अमिताभ बच्चन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बेटे अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव, उनकी पत्नी
ऐश्वर्या राय बच्चन जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और जो बेटी है आराध्या बच्चन इनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। महज 8 साल की आराध्या हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि जया बच्चन जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, एकमात्र सदस्य बच्चन फैमिली की जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी सभी लोग कोरोना से इस वक्त इन्फेक्टेड हैं। हालांकि आपको ये जानना चाहिए कि अमिताभ और अभिषेक बच्चन इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती हैं और ऐश्वर्या और आराध्या क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें कोई लक्षण नहीं है और इसी वजह से जो बीएमसी के डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर ही इन दोनों का इलाज संभव है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला इन दोनों के द्वारा लिया जाता है, परिवार के द्वारा लिया जाता है। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोसली में म्यूजिक सिस्टम को लेकर विवाद में युवक की हत्या, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। होटल में खाना खाते वक्त आपस में 2 गुट भिड़ गए। कोसली कनीना मार्ग स्थित एक ढाबे की घटना बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 गुट में विवाद का मामला सामने आया है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कोसली से बड़ी खबर, म्यूजिक सिस्टम को लेकर विवाद हुआ जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। होटल में खाना खाते वक्त आपस में 2 गुट भिड़ गए। कोसली कनीना मार्ग स्थित एक ढाबे की घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली बात। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं वो काफी डरे हुए हैं। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करते हुए। कोसली से बड़ी खबर, म्यूजिक सिस्टम को लेकर विवाद हुआ और वो इतना ज्यादा गहरा गया कि एक शख्स की जान चली गई। ये रात 11-12 की रात को करीब 2 बजे करीब हमें इतला मिली थी कि नहाड़ और कनीना के रोड पे शुद्ध स्वास्टिक भोजनालय है। वहाँ पर 2 पार्टी का आपस में झगड़ा हो रहा है, जिस पर हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि विकास और टीटू अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर आया हुआ था और 5 लड़के पहले से वहाँ पर और बैठे हुए थे। जो उनका होटल में लगे हुए म्यूजिक प्लेयर की वजह से कोई आपस में कहा सुनी होगी, जिस बात पे उनकी हाथापाई होगी और उसमें उन्होंने एक दूसरे में पत्थर फेंक दिया, जिससे एक लड़का स्पीच है उसको सिर में पत्थर चोट लगी। और इसी दौरान जो लड़का सुदेश है, इसकी डेथ हुई है बाद में, उसकी बाजू में काफ़ी चोट लगी। वहाँ शीशा टूटा हुआ है खिड़की का, जो हमने मौके पर जाके देखा है। तो उसकी चोट लगने के बाद उसके साथी उसको मोटरसाइकिल में बिठा के हॉस्पिटल ले जा रहा था किन्ना। वहाँ रास्ते में उसको ब्लीडिंग होने की वजह से चक्कर आ गया और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। वहाँ उसको कुछ चोटें सड़क पे आई हैं। उसके बाद उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, जिस पर हमने कंप्लेंट जो सतीश कुमार है उसकी आई विटनेस जो है हमारा, उसकी स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और उसमें हम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता गठबंधन सरकार और कांग्रेस से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने इनेलो को जिताने का मूड बना लिया। अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर दें। और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और मौके की जो सरकार है इसकी तो जमाना जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखी थी। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब
मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गांव में, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी। इधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हाल ही में रोजगार से संबंधित रिपोर्ट में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर होने पर सफाई देते हुए कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया। इस उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिलेगी। के अंदर तो लाखों लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से रोजगार के लिए करने आते हैं। हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, सोनीपत में, गुड़गांव में 70% जो लोग हैं दूसरे प्रदेशों के हैं। हरियाणा में कोई मुझे नहीं लगती बेरोजगारी है। ये ज़रूर है कि जिस 50,000 रुपये का रोज़गार चाहिए तो उसको उपलब्ध 35,000 रुपये का है। इस तरह की समस्या तो है, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि एमएलए रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसी अटैम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं। लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया। और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी कांग्रेस को हराने में सक्षम है। के अंदर तो चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झज्जर में जापानी कंपनी टी सुजुकी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में निवेश करने वाली है। आपको ये बताएं कि कंपनी रिलायंस मेट में 6 एकड़ में अपना प्लांट लगाएगी, जिसमें कंपनी स्टीयरिंग व्हीकल्स बनाएगी। कंपनी के इस फैसले से हरियाणा में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकेगा। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में इस प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे घरेलू बाजार के साथ निर्यात में भी किया जाएगा। आपको ये बताएं कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिलायंस मेट में 6 एकड़ में प्लांट लगाएगी। चलिए फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि झज्जर में निवेश करेगी जापानी कंपनी टी सुजुकी, और जापान को झज्जर पसंद है, इसे तो यही लग रहा है। मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में निवेश करेगी, ये समझिए ये कुछ खास इस प्रोजेक्ट में। रिलायंस मेट में 6 एकड़ में लगाएगी प्लांट और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। टी सुजुकी बनाएगी स्टीयरिंग निकल्स, और ये एक बेहतरीन मौका पूरे प्रदेश के लिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिल सकता है, जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा। टी सुजुकी के प्रबंध निदेशक का दावा 2021 में शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन, तो ये दावा वहाँ पर प्रबंध निदेशक के द्वारा किया गया है। घरेलू बाजारों के साथ साथ निर्यात भी किया जाएगा और इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा। 100 कर्मचारियों के साथ नई इकाई जो है वो शुरू होगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि झज्जर में जापानी कंपनीज की अगर बात कर ली जाए तो पैनासोनिक और डेंसो पहले ही निवेश कर चुके हैं। यहाँ पर निवेश करने वाली टी सुजुकी तीसरी जापानी कंपनी है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जापान को झज्जर क्यों पसंद है? रिलायंस मेट जापान सरकार द्वारा चिन्हित उन 12 साइट्स में से एक है जहाँ पर जापान सरकार जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करना चाहती है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 3 जापानी कंपनीज के निवेश के बाद और भी जापानी कंपनीज के आने की यहाँ पर उम्मीद व्यक्त की जा रही है, और इससे जाहिर तौर पर झज्जर को काफ़ी फायदा, पूरे प्रदेश को और देश को काफ़ी फायदा। तो जापान को झज्जर क्यों पसंद है? ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दिए। तीसरी कंपनी जो कि निवेश करेगी, इससे पहले भी 2 कंपनी जो कि निवेश कर चुकी हैं।
इधर कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा में लोगों ने सड़क के किनारे धान लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। लोग सड़क न बनाने को लेकर प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे उगी धान से जो रुपए आएंगे उससे सड़क बनाई जाएगी। नाराज लोगों का यह भी कहना है कि जो सड़क 10 से ज्यादा गाँव को जोड़ती है उस सड़क की हालत किसी खेत से कम नहीं। इस हालत को देखते हुए गाँव के लोगों ने यहाँ पर धान लगा दिया। लोगों का यह भी कहना है कि जब दर्जनों बार प्रशासन और सरकार से आग्रह किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका मकसद सरकार की जमीन पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन सरकार सड़क बनाने को लेकर ध्यान दे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवा देते हैं। रोहतक से बड़ी खबर, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। धान की फसल के लिए फायदेमंद बारिश, गन्ना हो, कपास हो, ज्वार हो, मक्का हो, इन तमाम को कहीं ना कहीं फसलों को काफ़ी फायदा होगा, धान को काफ़ी फायदा होगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, तो किसानों के चेहरे खिल गए। साथ ही साथ जो लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके लिए ये बारिश राहत लेकर भी आई है। खासतौर पर अगर अन्नदाताओं की बात कर ली जाए तो वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी फसलें जिनके लिए मौसम बहुत ज़्यादा अनुकूल है और किसान इसको लेकर इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उनका ये इंतज़ार खत्म होता हुआ। कैथल में लगातार हुई 2 दिन से मूसलाधार बरसात के कारण घरों में पानी घुस गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। इन सब के बावजूद प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक निगम ने जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है, जिससे बारिश का पानी सड़कों और गलियों में भर गया। आपको ये बताएं कि मानसून से पहले नालों की सफाई होनी थी, लेकिन निगम ने नालों की कोई सफाई नहीं कराई, जिससे नाले ओवरफ्लो हो गए और बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोग किस तरीके से परेशान हैं। और 3 तस्वीरों में आपको अब दिखाते हैं कि किस तरीके से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। देखिए 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले दिन की बारिश में कैथल में अनाज मंडी में कई फीट पानी भर गया, जिससे दुकानदारों के सामने काफ़ी दिक्कतें पेश आई। कैथल सेक्टर 18 में बारिश से जींद रोड पर सीवर लाइन धराशायी हो गई, जो कि महज 1 महीने पहले डाली गई थी। इसके अलावा सबसे चौंका देने वाली तस्वीर सफीदों से सामने आई, जहाँ पर पुलिस थाना ही पानी में डूब गए। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने का लिखित रिकॉर्ड भी इसमें भीग गया है। देखिए सीवर लाइन धराशायी, पानी में डूबा थाना, पानी से लबालब मंडी। दरअसल ये महज तस्वीरें नहीं हैं, वो सिस्टम के लचर व्यवस्था को दर्शाती हैं, जो कि हर साल ये दावा करता है कि प्रबंध पूरे हैं, लेकिन महज 2 दिन की बारिश में क्या हालात बन गए हैं ये बताने के लिए तस्वीरें काफ़ी हैं। हालांकि अभी पूरा मानसून बचा हुआ है, बाकी है, और ऐसे में आने वाले दिनों में आम लोगों को कितनी परेशानियां पेश आएंगी, इसका अंदाज़ा आप इन 3 तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। सीवर लाइन धराशायी, और सबसे बड़ी बात कि 1 महीने पहले इसका निर्माण हुआ था, जिसके वजह से क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सामग्रियों के पानी में डूबा थाना और पानी में लबालब मंडी। चलिए बात करते हैं टिड्डियों के टेरर की। सिरसा जिले के कई गांव में टिड्डियों का हमला जारी है। कई दिनों से गांव में कीटनाशक का छिड़काव भी हो रहा है। काफ़ी संख्या में टिड्डियों को मारा गया। जिले के कई गांव में कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, जिससे कुछ खतरा टला। कई गांव में अभी भी खतरा बना हुआ है। बारिश की वजह से टिड्डियों के मूवमेंट में हालांकि कमी आई है। सिरसा में टिड्डी दल ने किस तरह से कहर बरपाया है, ये देखने के लिए हम पहुंचे गांव केसूपुरा में, और उसमें मौजूद है एक खेत में, जहां आप देख सकते हो मूंग की फसल बोई हुई है। पूरी तरह से टिड्डी दल ने इसको नष्ट कर दिया। अभी भी आप देख सकते हो लगातार यहाँ टिड्डियां बैठी हुई है और काफी संख्या में टिड्डियां हैं, और जो पत्ते हैं ये बिल्कुल नष्ट कर चुके हैं, यानी ये फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन द्वारा यही साथ में ही कल प्रशासन द्वारा रात को छिड़काव किया गया था और काफी संख्या में टिड्डियां भी मरी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो खतरा है टला नहीं है। लगातार टिड्डियां अभी भी आ रही है, और खास बात यह है कि अभी भी पेड़ों पर भी काफी संख्या में टिड्डियां बैठी है। मेरे साथ किसान है, मैं जानना चाहूंगा कितना नुकसान आप मानते हो आसपास के एरिया में? ਇਹ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਮਾਂਡੇ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਲਾ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਲੇ ਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਲਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੇਤ ਗਏ ਵੇਖਿਆ
ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆ ਹੋ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਵਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ बैठ के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ रस पी के मान लो खत्म हो चुकी, सूख चुकी है। यानी किसानों का मानना है कि जो बड़े पत्तों वाली फसलें हैं, खास करके जो नरमा कपास है, चाहे मूंग की फसल है, यानी जो हरे पत्ते हैं उनको नष्ट कर चुकी है, पूरे हो चुके हैं। और कुछ खेत तो ऐसे हैं जहाँ लगभग 90 से 80% तक फसलें खत्म हो चुकी है। क्या मानते हो कि किस तरह से जो प्रशासन द्वारा रात को अभियान चलाया उसका कितना फायदा हुआ है? ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 30-40% ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਲੀ 50-60% ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਡ ਜਾਓਗੇ, ਇਧਰ ਮੇਂਦਪੁਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। यानी इनका मानना है कि आमतौर पर हमने कृषि विशेषज्ञों से बात की, उनका भी कहना है कि आमतौर पर टिड्डी दल जब पत्तों पर बैठे रहते हैं, फसलों पर बैठे रहते हैं, पेड़ों पर बैठी रहती है, और जो दिन निकलता है, धूप निकलती है तो टिड्डियां बाहर निकलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन द्वारा किए गए काम जो उन्होंने इंतजाम किया उससे खुश है आप? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲਓ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। तो क्या जो उनका नुकसान हुआ है उसके लिए आप सरकार से क्या अपील करें? ਹਾਂਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। तो साफ तौर पर किसानों को यह कहना है कि जो फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उसका सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए, और इसके साथ उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि लगातार छिड़काव किया जाए ताकि इन टिड्डी दलों को भगाया जा सके। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था, अगर हेलीकॉप्टर का प्रयोग के लिए कहीं सरकार द्वारा प्रयास किया जाए तो कहीं टिड्डी दल से बचाया जा सकता है। केसूपुरा गाँव से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक जारी है। इस मामले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नुकसान की भरपाई के लिए डीसी को मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। डीसी खुद जाकर मुआयना करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कल पूरा दिन हरियाणा के 4-5 जिलों के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण जारी रहा और हमारा विभाग इनको फॉलो करता रहा। रात को ये लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टिड्डी दल थे सेटल हुए। सरसा में, हमारे भिवानी में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और नूह में। सारे डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ था कि पूरा मुस्तैदी से काम करें। कृषि विभाग के अधिकारी काम करते रहे और सब जिलों से, आसपास के जिलों से फायर टेंडर मंगवाई और उनके द्वारा जो है टिड्डी मारने का काम स्प्रे का किया गया। मुझे जो सूचना मिली है लगभग आधे के आसपास जो है टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। टान का अभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी, आदेश दिए। और इसकी FIR जो है सोनीपत के पानीपत के इलाके में दर्ज भी हो चुकी है और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।